सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम सॉल्व कराने वाले हैं एग्रीकल्चर में जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के होते हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमकेलित है। ठीक है, असुमकेलित है यहाँ पे, ये आप ध्यान देंगे, जो विदेशी गाय की नस्ल और उत्पत्ति स्थान नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जर्सी, क्या इसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप इंग्लैंड है। दूसरा ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन, क्या इसका उत्पत्ति स्थान नीदरलैंड है। तीसरा ऑप्शन है ब्राउन स्विस, क्या इसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है। चौथा ऑप्शन है आयरशायर, क्या इसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा असुमकेलित है, यानी कि कौन सा गलत है। यानी 3 ऑप्शन आपको सही है और इसमें से एक ऑप्शन इसमें से गलत है। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, जर्सी का जर्सी द्वीप इंग्लैंड। जी ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप इंग्लैंड है। होल्स्टीन फ्रीजियन का नीदरलैंड, जी ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि नीदरलैंड अगर ऑप्शन में नहीं है तो नीदरलैंड कहाँ पे, हॉलैंड में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हॉलैंड। उसके बाद ब्राउन स्विस, क्या उसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है। जी एकदम गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम गलत है। स्कॉटलैंड इसका उत्पत्ति स्थान नहीं है, इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरशायर का उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है। जी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरशायर जो दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ नंबर पर, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है, आयरशायर होती है। ठीक है, और एक चीज़ और आप बता दें, यहाँ जर्सी जो है विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी हो जाएगी, होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये 5,000 से लेके 6,000 लीटर, ठीक है, लीटर दूध प्रति ब्यांत देती है, ये आप याद रखें। लेकिन जर्सी जो गाय है इसका दुग्ध उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन वसा प्रतिशत इसका अधिक है। जर्सी की बात करें तो इसमें 5.0 से लेके 5.5% के अंदर वसा पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आप लोग देखते हैं कि जर्सी गाय को ही पाला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दुग्ध उत्पादन भी ठीक है, अच्छा है, और इसका होल्स्टीन फ्रीजियन से थोड़ा कम है, और इसमें फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है। बात करते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन की। होल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर 3.5% वसा पाई जाती है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन तो सबसे ज़्यादा अधिक आता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है, लेकिन बात क्या है कि इसमें वसा प्रतिशत जो है ये कम होती है। ठीक है, इसका दूध जो होता है थोड़ा पतला होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमकेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सुमकेलित नहीं है पूछ रहा है। 2 कॉलम बना हुआ है, पहले में दिया हुआ सब्जी, दूसरे में दिया हुआ वनस्पति का नाम। ठीक है, आपको बताना है कि इस सब्जी का कौन सा बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं प्याज। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेटाइवा। दूसरा है टमाटर, टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपार्सिकाना एस्कुलेंटम। तीसरा है बैगन, जिसको एग प्लांट भी कहते हैं, सोलेनम मेलोंजिना। चौथा ऑप्शन है भिंडी, भिंडी का क्या एबोल्मोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्याज। प्याज का एलियम सेटाइवम नहीं होता है, सेटाइवम एलियम तो होता है लेकिन सेटाइवम नहीं होता है, एलियम सेपा होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एलियम सेपा होता है, और ये एलिएसी फैमिली का, ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है, एलिएसी फैमिली है। और बात करें इसकी क्रोमोजोम संख्या की, तो क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 16 होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, 2n बराबर 16। और प्याज का उत्पत्ति स्थान जो है मध्य एशिया, ये आप याद रखें। बाकी टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपार्सिकाना एस्कुलेंटम होता है, और ये भी एक सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोजोम की बात करते हैं तो इसका 2n बराबर 24 क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा। और टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान है ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बैगन की। बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, और इसका
क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 24, इसका भी होता है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है? इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। ठीक है, उसके बाद भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी का एल्बोमॉस्कस एस्कुलेंटम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, मालवेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम संख्या किसमें होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं। 130 गुणसूत्र संख्या इसका होता है भिंडी का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे 130। और इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। 4 ऑप्शन के बारे में हम बढ़िया से डिटेल से बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज, यानी कि एलियम सेटाइमम इसका ना होकर एलियम सेपा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्री कोचिंग बाय विकास सर। एग्री कोचिंग बाय विकास सर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेमेल को छाटिए। ठीक है, आपको बेमेल को छाटना है। पहला दिया है ऑप्शन सब्जी, दूसरा उत्पत्ति स्थान। इसमें से बताना है कौन सी सब्जी का उत्पत्ति स्थान, इसमें से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्याज और लहसुन। क्या प्याज और लहसुन का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है? जी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बैगन का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। जी एकदम गलत है। बैगन का उत्पत्ति स्थान आपको अभी पीछे बताए हैं कि भारत है। ठीक है, बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत है। भूमध्य सागरीय का उत्पत्ति स्थान किसका? कोल क्रॉप जितनी भी होती हैं गोभी वर्गीय जो क्रॉप्स होती हैं उसको कोल क्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, तो कोल क्रॉप्स यानी कि गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया? भूमध्य सागरीय। ठीक है, गोभी वर्गीय सब्जियों का। और उसके बाद बात करते हैं मिर्च का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। ठीक है, ये भी ठीक है, यम से आप याद रखेंगे, मिर्च मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाजर का उत्पत्ति स्थान भी अफगानिस्तान यानी कि दक्षिण पश्चिमी एशिया माना गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? IIVR कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। करनाल हरियाणा, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, सूरतगढ़ राजस्थान, गुवाहाटी असम। इन चारों में से बताइए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं करनाल हरियाणा की, तो यहाँ पर क्या स्थित है मेरे दोस्त? NDRI। ठीक है, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, ये करनाल हरियाणा में हो जाएगा। सूरतगढ़ राजस्थान में क्या स्थित है? थारपारकर अनुसंधान, जो थारपारकर गाय होती है। ठीक है, थारपारकर जो गाय है इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गुवाहाटी असम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, 4 ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेमेल को पहचानिए। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ फल वृक्ष, दूसरा तरफ दिया हुआ है गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितना होता है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। बेर जो होते हैं उसकी 2 किस्में यहाँ पे, गोला और इलायची किस्में। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ गोला और इलायची। क्या इसका गुणसूत्र संख्या 96 है? दूसरा ऑप्शन है पपीता, नींबू वर्ग और बेलपत्र और अनार। क्या इनका क्रोमोजोम नंबर 18 होता है? अमरूद, क्या इनका क्रोमोजोम नंबर 18 होता है? आम यानी कि इनका क्रोमोजोम नंबर 40 होता है। इन चारों में से बेमेल को आपको छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि अमरूद का क्रोमोजोम नंबर होता है 18 नहीं होता, ये 22 होता है। यानी कि 2n बराबर कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैर दिया हुआ, इसका क्रोमोजोम नंबर 96 होता है। जी एकदम, ये भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये 22 होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद पपीता, नींबू वर्ग, बेलपत्र और अनार, इनका भी क्रोमोजोम नंबर 18 होता है। आम का 40 होता है। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट था। और इसके बाद बात करते हैं बैर जितनी भी गोला और इलायची को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं उनका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 48 होता है। ठीक है,
गोला और इलायची को छोड़कर, क्योंकि 48 जितनी भी वैरायटी होती हैं ये चतुर्गुणित होती हैं, ठीक है, चतुर्गुणित होते हैं। लेकिन गोला और इलायची जो वैरायटियां हैं इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 96 होता है, क्योंकि ये अष्टगुणित होती हैं, ठीक है, अष्टगुणित होती हैं वैरायटियाँ, ये आप याद रखेंगे, ऑक्टाप्लॉइड होती हैं, इसलिए 96 यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है गोला और इलायची का तो 96 हो जाएगा, बाकी जितने बैर के हो रहे हैं 48 क्रोमोसोम नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर। क्वेश्चन कर रहा है, त्रिसित वरी बिनु जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। ठीक है, उक्त पंक्तियों का किस ग्रंथ से संबंधित है, रामचरितमानस से, मनुस्मृति से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि रामचरितमानस से। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। पूछता जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि इस लाइन से का बरखा जब कृषि सुखाने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। तो रामचरितमानस में कहा गया तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये काफ़ी बार एग्जामों में इसको भी देखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। ठीक है, असुमेलित यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यस आर आई विधि, मेडागास्कर। दूसरा गोल्डन राइस, इंगो पोर्ट्रिकुस। तीसरा ऑप्शन है सुपर राइस, जीएस खुश। चौथा ऑप्शन शंकर धान, हेनरी डी लाउलिन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, एसआरआई विधि, मेडागास्कर, जी एकदम करेक्ट आंसर है। गोल्डन राइस, इंगो पोर्टिस, ये भी सही है। सुपर राइस, जीएस खुश के द्वारा विकसित किया, ये भी सही है। शंकर धान राइस, शंकर धान जो है हेनरी डी लाउलिन के द्वारा नहीं किया गया है। ये शंकर धान जो है ये किया गया था युआन लॉन्ग पिंग द्वारा। ठीक है, युआन लॉन्ग पिंग जो कि कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, चीन के द्वारा, इनके द्वारा विकसित किया गया था। और हेनरी डी लाउलिन के द्वारा एसआरआई विधि विकसित की गई थी। ठीक है, एसआरआई विधि किसके द्वारा, हेनरी डी लाउलिन के द्वारा विकसित की गई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इनकरेक्ट पूछा था इसमें से, तो शंकर धान जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये जो एसआरआई विधि है ये 10 से 12 दिन के अंदर नर्सरी जो है तैयार हो जाती है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे कम समय में तैयार होने वाली एसआरआई विधि का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है, गोभी वर्गीय सब्जियां प्राकृतिक रूप से होती हैं। ठीक है, आपको बताना क्या होती हैं, परपरागित होती हैं, स्वपरागित होती हैं, प्राय स्वपरागित होती हैं या प्राय परपरागित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, परपरागित होती हैं। क्या होती हैं, परपरागित होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटोगायनी भी होता है। क्या होता है, प्रोटोगायनी भी होता है। प्रोटोगायनी का मतलब होता है कि मादा भाग पहले परिपक्व होता है, उसी क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी होता है। अब बात कर लेते हैं स्वपरागित। स्वपरागित में क्या आ जाएगा, आपका अंगूर आ जाएगा। ठीक है, अंगूर इसका उदाहरण है स्वपरागित का। ठीक है, अंगूर एक प्रकार का क्लेस्टोगामी होता है। ठीक है, क्लेस्टोगैमी होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद प्राय स्वपरागित, इसमें क्या आ जाएगा, स्वपरागित में प्राय स्वपरागित, इसमें अभी देख लेते हैं क्या आएगा। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, प्राय ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। इसमें आ जाएगा आपकी कौन कौन सी सब्जी, बैगन आ जाएगी। ठीक है, बैगन, भिंडी, उसके बाद मिर्च। ठीक है, मिर्च, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राय परपरागित या ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड में आ जाएंगे। और स्वपरागित की बात कर लेते हैं, स्वपरागित, स्वपरागण में इसमें आपके आ जाएंगे मटर, टमाटर, आलू और मेथी। मसाले में मेथी को रखा जाता है स्वपरागित में। ये स्वपरागित वाली क्रॉप्स हैं, मटर, टमाटर, आलू और मेथी। ठीक है, ये इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्राय इसके अंदर और एक आ जाएगा ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड में, इसमें आ जाएगा लीमा बीना। ठीक है, लीमा बीना भी इसमें आ जाएगा, प्राय परपरागित में आ जाएगा, यानी फोर्थ वाले में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन कह रहा है आलू में कंद निर्माण हेतु आवश्यक उपयुक्त टेम्परेचर है। ठीक है, आलू में जो कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर होना उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कंद निर्माण हेतु कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। पहला ऑप्शन है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आलू के कंद के निर्माण के लिए काफ़ी अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर 17 से 19 दिया है, इसके स्थान पर 18 से लेकर 20 तक अगर ऑप्शन दे दिया है तभी भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, 18 से 20 तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आलू के कंद के निर्माण के लिए सबसे अच्छा भी माना जाता है। यहाँ पर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो दिया होगा ये हो जाएगा टमाटर में जो लाइकोपीन का निर्माण होता है वो 21 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाइकोपीन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगर 37 से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है तो लाइकोपीन का निर्माण धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। यानी कि ये हमारा प्लांट हो गया, इसके ऊपरी वाले जो प्लांट होते हैं ऊपर शीर्ष वाली ऊपर जो पत्तियां होती है उस पर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, कॉपर और नाइट्रोजन, कैल्शियम और बोरान, Zn और मैग्नीशियम। ठीक है, इन चारों में से बताइए किस पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है लक्षण जो होते हैं पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण इस प्रकार के दिखाई देते हैं शीर्ष भाग पर। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेमेल युग्मक को पहचानिए। ठीक है, आपको बेमेल युग्मक को छाटिए, इसमें से 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेंगे, एक इनकरेक्ट रहेगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं टमाटर। टमाटर को क्या कहते हैं, वॉल्फ एप्पल या भेड़िए का सेब या गरीब का संतरा कहते हैं। जी एकदम करेक्ट है। भिंडी को वाल्सन पियर्स कहते हैं। जी एकदम गलत है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ओकरा कहा जाता है। ठीक है, भिंडी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओकरा कहा जाता है, ओकरा। ठीक है, इसको वाल्सम पियर्स नहीं कहा जाता है। वाल्सम पियर किसको कहते हैं, करेले को कहते हैं। ठीक है, करेला को क्या कहते हैं, वाल्सम पियर कहा जाता है। भिंडी को ओकरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बैगन दिया हुआ, बैगन को एवरजीन या ईयर प्लांट्स कहा जाता है। जी एकदम ये भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद चेकुर मेनिस 21वीं सदी की सब्जी कहा जाता है, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 20वीं सदी की सब्जी अगर पूछ लेगा, 20वीं सदी की सब्जी किसको कहा जाता है, विंड बीन को कहा जाता है। ठीक है, विंड बीन को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन करें किस विधि में बहुतायत संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर हम क्या अधिक से अधिक मात्रा में हम पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कलिकायन, दूसरा है साकीय कलम, तीसरा ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, चौथा ऑप्शन है ग्राफ्टिंग। इन चारों में से बताइए कौन सी विधि के अंदर सबसे अधिक मात्रा में हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा पौधे हम तैयार कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रिजिका और मेथी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटी। इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी फसल है जिसका उपयोग हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिसका रिजिका और मेथी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिजिका और मेथी के लिए हम प्रयोग करेंगे राइजोबियम मेलिलोटी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हम प्रयोग करेंगे रिजिका और मेथी के लिए। बात कर लेते हैं राइजोबियम जेपोनिकम की। ये इसका प्रयोग करते हैं सोयाबीन की क्रॉप के लिए। ठीक है, सोयाबीन क्रॉप के लिए हम राइजोबियम जेपोनिकम हम प्रयोग करेंगे। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं राइजोबियम ट्राइफोलाई, ये बरसीम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बरसीम के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो थर्ड ऑप्शन मटर, मूंग और मोट, यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र पौधे के सदृश होते हैं। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक विधि से तैयार पौधे
विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशील होते हैं। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक प्रवर्धन से पौधे आकार में बड़े और फल आने में अधिक समय लगाता है। चौथा ऑप्शन है लैंगिक प्रवर्धन संकर किस्में अथवा पौधे के नए गुण विकसित करने जैसे रोग प्रतिरोधकता आदि हेतु उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। ठीक है, तो इसमें ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पहला लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र पौधे के सदृश होते हैं। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया किस में होती है, अलैंगिक में होती है। ठीक है, अलैंगिक में होती है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। बाकी लैंगिक विधि से तैयार पौधे विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशील होते हैं और लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे आकार में बड़े भी होते हैं, फल आने में अधिक समय भी लगता है और लैंगिक प्रवर्धन से संकर किस्में अथवा पौधे नए गुण विकसित करने जैसे रोग प्रतिरोधकता आदि चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फर्स्ट वाला इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन करें पौधों की शाखा को झुकाकर हल्की सी छाल उतारकर मिट्टी में दबाना ताकि शाखा पर जड़ फुटान हो सके। जड़ फुटान के पश्चात मात्र पौधों को अलग कर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है। ठीक है, उपरोपण कहलाता है, दाब विधि कहलाता है, कलिकान कहलाता है या कलम कहलाता है, यानी कि ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग या कटिंग। इन चारों में से बताइए क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दाब विधि कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, इसी की शाखा को हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, इसकी शाखा को क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे दबा देते हैं। यहाँ पर हल्की सी छाल उतार देंगे। छाल उतारने के स्थान पर अगर छाल नहीं उतार रहे हैं तो वहाँ पर IBA हार्मोन का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जड़ें उत्पन्न आ जाती हैं, जड़ें आ जाती हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको कट करके एक नए पौधे को हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, दाब द्वारा तैयार करने की विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण पादप बनाने की निहित क्षमता क्या कहलाती है। टोटी परसेट कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, उत्तक संवर्धन कहलाती है या टोटी पोटेंसी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि टोटी पोटेंसी कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है, जैसे ICR के एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है, AAO के एग्जामों में पूछा गया, AO के FO के बारे में, AFO का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है नर्सरी में प्रो ट्रे हेतु जो मिश्रण तैयार करते हैं उनमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट को किस अनुपात में रखते हैं। ठीक है, 3:2:3, 2:3:1, 3:1:1, 4:2:1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:3 अनुपात रखेंगे कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है, नारियल का बुरादा होता है, उसको क्या कहते हैं, कोकोपीट कहते हैं। और परलाइट ये खनिज होता है, इसका अनुपात 1 रहेगा और वर्मीकुलाइट का भी अनुपात रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम ट्रे का नर्सरी में ट्रे काम में लेते हैं, प्रो ट्रे जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, गोल गोल ऐसे डब्बे नुमा बने होते हैं। इसके अंदर हम खाद और उर्वरक ये सब परलाइट, कोकोपीट और वर्मीकुलाइट इसके अंदर डालकर और इसके अंदर क्या करते हैं, बीज को हम डाल देते हैं। जैसे जर्मिनेशन हो जाता है तो इसको हम निकाल कर दूसरी जगह स्थानांतरण कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जड़ें टूटती नहीं है, फूटती नहीं है, कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। तो वहाँ पर हम नर्सरी में इसको प्रो ट्रे का काम में लेते हैं। तो इस अनुपात से हम बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3:1:1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कसूरी मेथी के फूलों का रंग कैसा होता है। ठीक है, पीला होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है या लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पीला होता है। पीला या कह सकते हैं नारंगी रंग का होता है। ठीक है, 2 कलर के पीला और नारंगी रंग के इसके फूल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो साधारण मेथी होते हैं उसका रंग कैसा होता है, उसका हो जाएगा सफ़ेद होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला या नारंगी। ठीक है, सफ़ेद जो मेथी, ये जो जिस मेथी का रंग सफ़ेद होता है वो किस प्रकार का, स्वपरागित फसल होती है। ठीक है, स्वपरागित फसल होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो ताबीजी अजमेर के अंदर जो है, यहाँ पर क्या है, बीजीय अनुसंधान केंद्र है। मसाला बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये
यहाँ पे हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर। ठीक है, बीजी मसाला में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मेथी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया। ठीक है, ये सब बीजी मसाला के अंतर्गत आएगा, जिसका सीड हम प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये कसूरी मेथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। कसूरी मेथी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नागौर जिला जो राजस्थान में है, यहाँ पर कसूरी मेथी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म बैर की नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से बैर की किस्म नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलायची, दूसरा गोला, तीसरा गोमा ऐश्वर्या, चौथा ऑप्शन है केथली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गोमा ऐश्वर्या जो है ये बैर की किस्म नहीं है, ये हो जाएगी आंवला की किस्म। ठीक है, किसकी हो जाएगी, आंवला की किस्म हो जाएगी। और बाकी इलायची हो गया, गोला हो गया और कैथली हो गया, ये तीनों ही किसकी बैर की किस्में हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी गोमा से जितनी भी किस्में होती हैं ये बीकानेर से निकाली जाती है। ठीक है, बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से गोमा करके, जैसे गोमा कृति बैर की किस्म है, गोमावशी ये बेलपत्र की किस्म है। ठीक है, ये सब कहाँ से निकाली गई हैं, ये बीकानेर राजस्थान से निकाली गई हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे केथली जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस्म है, इसको आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि बैर की इसमें से कौन सी, केथली ऑप्शन दे देता, केथली किसकी किस्म है, तो बैर की हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब टीजीटी और पीजीटी में ही आए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के होते, चाहे एफओ हो, चाहे एग्रीकल्चर पीसीएस का हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे आईसीएआर एंट्रेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें ये अधिकतर क्वेश्चनों को, इन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो प्ले लिस्ट में बनी हुई उन सबको देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद।